सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था एवं राजव्यवस्था। प्रमुख विभाग एवं उनके कार्य। मुशर्रिफ-ए-मुमालिक किस विभाग का अधिकारी था? महालेखाकार। मुशर्रिफ-ए-मुमालिक का मुख्य कार्य क्या था? आय-व्यय का हिसाब रखना। मुस्तौफी-ए-मुमालिक को आधुनिक समय में किसके समान माना जाता है? कैग महालेखा परीक्षक। मुस्तौफी-ए-मुमालिक का मुख्य कार्य क्या था? मुशर्रिफ द्वारा बनाए गए लेखों की जांच करना। मुतशर्रिफ का मुख्य कार्य क्या था? कारखानों का प्रमुख होना। अमीर-ए-मजलिस का मुख्य कार्य क्या था? शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंध करना। अमीर-ए-हाजिब का मुख्य कार्य क्या था? सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करना। दरबारी शिष्टाचार बनाए रखने का कार्य किसका था? अमीर-ए-हाजिब। बारबक का मुख्य कार्य क्या था? दरबार की शानो-शौकत बनाए रखना। वकील-ए-दर का मुख्य कार्य क्या था? शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। अमीर-ए-सादा किसका प्रशासनिक अधिकारी होता था? एक शहर या 100 गांवों का। रसालत-ए-मुमालिक किस विभाग का प्रधान था? विदेश विभाग का। दीवान-ए-इंशा किस विभाग से संबंधित था? राज्य पत्राचार विभाग। वजारत वजीर किस विभाग का प्रमुख था? राजस्व विभाग का। खजीन किसे कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को। मजमुआदार का मुख्य कार्य क्या था? उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। सदरुस-सुदूर किस विभाग का प्रमुख था? दान विभाग एवं धर्म विभाग का। बरीद-ए-मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? गुप्तचर विभाग का। आरिज-ए-मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज का। काजी-उल-कुजात का स्थान न्याय व्यवस्था में क्या था? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। अमीर-ए-आखूर किसका प्रधान था? अश्वशाला का। सरे-जानदार किसका प्रमुख था? सुल्तान के अंगरक्षकों का। आमिल का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व वसूली करना। दीवान-ए-अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग। दीवान-ए-रिसालत किन मामलों से संबंधित था? धार्मिक मुद्दों एवं विदेशी मामलों से। दीवान-ए-इंशा किस कार्य से संबंधित था? सरकारी पत्र व्यवहार। दीवान-ए-वजारत किस कार्य से संबंधित था? वित्तीय मामले। दीवान-ए-वजारत अपने चरमोत्कर्ष पर किस काल में पहुंचा? तुगलक काल में। खारितादार का मुख्य कार्य क्या था? फरमानों को भेजना। सल्तनत काल के अमीर किस वर्ग से होते थे? तुर्क वर्ग से। सल्तनत काल के सुल्तान किस वर्ग से होते थे? तुर्क वर्ग से। मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस-ए-खलवत। मजलिस-ए-खलवत की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस-ए-खास में। मजलिस-ए-खास में कौन कौन भाग लेते थे? दरबारी, खान एवं अमीर। बार-ए-आजम में कौन कौन भाग लेते थे? विद्वान, उलेमा तथा काजी। स्थानीय प्रशासन। गांव का मुखिया किसे कहा जाता था? मुकद्दम एवं चौधरी। परगना का मुखिया किसे कहा जाता था? आमिल। शिक जिला का प्रमुख कौन होता था? शिकदार। इक्ता प्रांत का प्रमुख कौन होता था? मुक्तियावली। इक्तादारी व्यवस्था। इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश। इक्ता के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मुक्तायावली। क्या इक्ता का पद वंशानुगत था? नहीं। खिलजी एवं तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को किस पद पर नियुक्त किया? क्षेत्रों का गवर्नर। सैन्य कमांडरों को दिए गए क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? इक्ता। इक्ता के गवर्नरों शासकों को क्या कहा जाता था? इक्तेदार। इक्ता व्यवस्था की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा ग्रंथ है? सियासतनामा।
वित्तीय मामलों में इक्ता की सहायता कौन सा अधिकारी करता था? ख्वाजा। सल्तनत काल के कर खुम्सकर किस पर लगाया जाता था? युद्ध में लूटे गए माल पर। खुम्सकर में सुल्तान को कितना भाग मिलता था? 1/5 भाग। खुम्सकर में सैनिकों को कितना भाग मिलता था? 4/5 भाग। ज़कात किस प्रकार का कर था? धार्मिक कर। ज़कात किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। ज़कात मुसलमानों की आय का कितना भाग था? 2.5% या 1/40 भाग। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से। खिराज कर किससे वसूला जाता था? किसानों से। खिराज किसानों की उपज का लगभग कितना होता था? लगभग 1/3 से आधा। मुक्तई क्या थी? लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली। मुक्तई किस प्रकार का कर था? भूमि उत्पाद कर। उश्र किस प्रकार का कर था? खराज की तरह भूराजस्व कर। उश्र किससे लिया जाता था? मुस्लिम किसानों से। उश्र की दर किस कर की तुलना में कम होती थी? खराज। सल्तनतकालीन सेना। सुल्तान द्वारा नियुक्त स्थायी केंद्रीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? खास खेल। प्रांतीय सेना के स्थायी सैनिक क्या कहलाते थे? वजहिस्त। प्रांतीय सेना के अस्थायी सैनिक क्या कहलाते थे? गैर वजहिस्त। मुस्लिम स्वयंसेवकों को किस कर में हिस्सा मिलता था? खुम्स। पायक किस प्रकार की सेना थी? पैदल सेना। सवारे बरगुस्तवानी किसे कहा जाता था? शस्त्रधारी घुड़सवार। बंदगान किसे कहा जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम। सेना की सर्वोच्च उपाधि क्या थी? खान। गुप्तचर एवं युद्ध उपकरण। तलेय या यजकी क्या था? एक गुप्तचर। तलेय या यजकी का कार्य क्या था? युद्धकाल में विपक्षी सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करना। गोला फेंकने की मशीन क्या कहलाती थी? मंगलीक मंजनिक। गुलेल को क्या कहा जाता था? फलाखून। शिला प्रक्षेपास्त्र को क्या कहा जाता था? चरख। न्याय व्यवस्था। सल्तनतकालीन न्यायालयों का प्रथम स्तर कौन सा था? वली न्यायालय। वली न्यायालय के बाद कौन सा न्यायालय आता था? काजी सूबा का न्यायालय। काजी सूबा के न्यायालय के बाद कौन सा न्यायालय आता था? दीवान सूबा का न्यायालय। सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा था? सदरे सूबा का न्यायालय। राजस्व व्यवस्था। सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी? फारसी पर्शियन। सल्तनतकालीन वित्त व्यवस्था किस शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी? सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनफी शाखा। मद्देमाश क्या थी? दान में दी गई करमुक्त भूमि। क्या मद्देमाश भूमि करमुक्त होती थी? हाँ। फवाजिल क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष किस काल में देखा गया? तुगलक काल। राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति का क्या अर्थ था? इक्ता भूमि अभिहस्तांकन का धारक। भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन कहलाता था? चौधरी। मध्यकाल में महत्तर और पट्टकिल किसे कहा जाता था? ग्राम मुखिया। व्यापार एवं भूमि व्यवस्था। मुसलमानों के लिए व्यापारिक कर की दर कितनी थी? 2.5%। हिंदुओं के लिए व्यापारिक कर की दर कितनी थी? 5%। घोड़ों के व्यापार पर कितना कर लगता था? 5%। मसाहत भूमि की पैमाइश प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। इनाम या वक्फ की भूमि पर किसका वंशानुगत अधिकार होता था? प्राप्तकर्ता का। क्या सल्तनत काल में दाम नामक सिक्का प्रचलित था?
नहीं। दाम नामक सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। खिलजी वंश की राजव्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बलबन। बगदाद के अंतिम खलीफा अल-मुस्तसीम का नाम सिक्कों पर किसने अंकित करवाया? अलाउद्दीन मसूद शाह। पूर्व मध्यकाल में भारत का प्रमुख रजत सिक्का कौन सा था? गधेया। मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः क्या थे? व्यापारी। मध्यकाल में सराय का क्या उद्देश्य था? भारतीय एवं विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों तथा व्यापारियों को अस्थायी आवास प्रदान करना। मध्यकाल में पन्ही तथा उपानह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? जूते के लिए। क्या 13वीं-14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक मक्का की खेती करते थे? नहीं। सल्तनतकालीन प्रमुख नगर, कला एवं संगीत। सल्तनतकालीन प्रमुख नगर। सल्तनत काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? देवल। सरस्वती नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? चावल। अन्हिलबाड़ किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल। सतगांव किसके लिए प्रसिद्ध था? रजाइयों। आगरा किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? नील उत्पादन। बनारस किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, चांदी एवं जरी। बर्नी का कथन। बर्नी के अनुसार दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत में अधिकांश आबादी किस धर्म का अनुसरण नहीं करती थी? इस्लाम धर्म। दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत में अधिकतर आबादी इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करती थी। यह कथन किसका है? बर्नी। सल्तनतकालीन चित्रकला। सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? हरमन गोइट्स। हरमन गोइट्स ने सल्तनतकालीन चित्रकला की जानकारी कब दी? 1947 ही। हरमन गोइट्स ने किस पत्रिका में सल्तनतकालीन चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी दी? दी जनरल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की संगीत गोष्ठी का चित्र किसने बनाया था? ईरानी चित्रकार शाहपुर। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की संगीत गोष्ठी का चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? शाहपुर। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तुर्की वाद्य यंत्र। रबाब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तुर्की वाद्य यंत्र। अलाउद्दीन खिलजी एवं संगीत। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस महान गायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? गोपाल नायक। अलाउद्दीन खिलजी ने ईरान की किस प्रसिद्ध गायिका को अपने दरबार में बुलाया था? तुर्मती खातून। ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया था? हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह शर्की किस वंश का शासक था? शर्की वंश। नायक की उपाधि किसे संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण प्राप्त हुई? गोपाल नायक। अमीर खुसरो एवं संगीत। कव्वाली गायन का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो। सितार के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो। तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो। हस्तभिष्ट कविता के रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो। सितार किन दो वाद्य यंत्रों के मेल से बना माना जाता है? ईरानी तंबूरा एवं भारतीय वीणा। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन प्रमुख संगीतकार कौन कौन थे? बैजू बावरा, गोपाल नायक एवं मोहम्मद शाह। ध्रुपद एवं संगीत ग्रंथ। ध्रुपद किस प्रकार का राग है? उत्साहवर्धक राग। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी संगीतकारों ने। मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना किसने की? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? भक्षु। संगीतसार ग्रंथ की रचना किसने की? संत विद्यारण्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। संगीत का विरोधी कौन सा तुगलक शासक था? गयासुद्दीन तुगलक। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? ईश्वर की छाया के रूप में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।